हेलो एंड गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ नवभारत के खास बुलेटिन हेलो नवभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की सभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी दर्शन और पूजा पाठ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज दोपहर 3 बजे के आसपास मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा में रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम योगी कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद सीएम योगी पूजा पाठ भी करेंगे। सीएम योगी के मथुरा आने से पहले मंदिर प्रशासन ने भी विशेष तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर करीब 2 घंटे मथुरा में रहेंगे। इस दौरान मथुरा में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जोन में बांटकर हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इधर जन्माष्टमी के मौके पर यूपी तीर्थ विकास परिषद की ओर से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने नई तैयारी शुरू की है। पार्टी ने लखनऊ, अयोध्या और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। आगरा के बाद अब आम आदमी पार्टी 1 सितंबर को नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि यह यात्रा अयोध्या भी पहुंचेगी और 14 सितंबर को अयोध्या में ही खत्म होगी। जानकारी के मुताबिक तिरंगा यात्रा कुछ देर के लिए राम मंदिर में भी रुकेगी। पार्टी का कहना है कि इस तिरंगा यात्रा का मकसद है कि जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाए। इसे लेकर पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि यह यात्रा संकल्प है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े लोग अब आजादी के 75वें साल में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सबकी तरक्की की राजनीति को मजबूत करेंगे। इससे पहले प्रशासन ने इस यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि बाद में पार्टी को इसके लिए मंजूरी मिल गई। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सारी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। किसानों पर लाठी भाजती हरियाणा पुलिस की इस तस्वीर को कौन जायज ठहराएगा? लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि टिकैत 1 डिग्री ज्यादा बोल गए। राकेश टिकैत ने किसानों पर लाठी भाजने वाले एसडीएम को तालिबानी कह दिया। किसानों पर लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को तुरंत पद से हटाने की मांग को लेकर किसान अड़ गए हैं। विरोध में किसानों ने आज हरियाणा के नूह में किसान महापंचायत का आयोजन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत कई बड़े किसान नेता इस महापंचायत में शामिल हुए। कल हरियाणा के पानीपत में किसान महापंचायत का आयोजन होने वाला है। राकेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचेंगे, जिसके बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। पूरा मामला हरियाणा के करनाल का है, जहां पुलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। किसानों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। इसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। किसानों के साथ साथ विपक्ष इस लाठीचार्ज का जमकर विरोध कर रहा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है और कहा कि जिस तरह के तालिबानी सोच वाले दुनिया भर में हैं, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। वहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए हिंदुओं की ज्यादा आबादी देश के लिए और संविधान के लिए जरूरी है। जिस प्रकार के तालिबानी सोच वाले लोग दुनिया भर में, अभी आप अरब कंट्री देखो, आप मिडल ईस्ट देखो या अफ्रीकन कंट्री देखो, जहाँ भी एक धर्म के लोग हैं, ये वहाँ ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ हिंसा के सिवा कुछ नहीं है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा अभी हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए मैंने बोला है कि हिंदू की ज्यादा आबादी देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए या जुडिशरी के लिए जरूरी है। जब ये नहीं होगा
तो न जाने भगवान हमारे देश का क्या होगा। इससे पहले नितिन पटेल ने कहा था कि जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ही संविधान है, कानून है और धर्मनिरपेक्षता है। दरिंदगी, क्रूरता, हैवानियत की ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की है। नीमच में अमानवीयता की सारी हदें पीछे छूट गई। जुल्म ऐसा कि हर शब्द बोना लगने लगा। अभी नीमच की दिल दहला देने वाली घटना से उबरे भी नहीं थे कि हैवानियत की एक और तस्वीर रीवा से आ गई, जहां एक शख्स बुरी तरह पीटा गया, मारा जाता रहा, चिल्लाता रहा, दर्द से चीखता रहा, खुद को छोड़ने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन बेरहम दबंगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इन तस्वीरों को देखने के बाद यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि यहाँ कानून का खौफ नहीं, पुलिस का डर तो बिल्कुल नहीं। सवाल उठता है कि एक सभ्य समाज में क्या हैवानियत की कोई जगह हो सकती है? आखिर वो कौन सी सोच है जो इंसानियत पर भारी है, जुल्म के लिए उकसाती है, इस हद तक कि लोग खून के प्यासे हो जाते हैं। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सरकारी तंत्र जश्न में डूबा है, तब मध्य प्रदेश का एक वायरल वीडियो आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का माखौल उड़ाता हुआ सवालों में घिर गया। घटना उज्जैन की, जहां कबाड़ खरीदने वाले अब्दुल राशिद नाम के शख्स से जबरन जय श्री राम का घोष करवाया गया। हमारे गांव में किसको तूने गांव में कुछ नहीं बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम। पीड़ित शख्स पहले आनाकानी करता रहा, समझाता रहा, लेकिन जब सामने वाले नहीं माने तो मन मारकर जय श्री राम का घोष कर ही देता है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस घटना के बाद सियासी सरगर्मी होनी थी, हुई भी। कांग्रेस ने मुद्दे को हाथों हाथ लपका शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं? क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? आज विश्वास सारंग जी ने जिस तरीके का बयान दिया, इनकी मानसिकता किस निचले स्तर पे चली गई है उसका एक उदाहरण है। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी कानून का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है कि आखिर क्यों समाज में नफरत बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण के इस गांव में साल बदलते हैं, लेकिन तस्वीर है कि बदलती नहीं। बार बार कहने के बावजूद सरकार पुल बनवाती नहीं और बरसात गांव वालों के बनाए अस्थायी पुल को बहा ले जाती है। इस साल भी वही हुआ, और क्योंकि गौरीपुर मझरिया नाम के इस गांव का संपर्क दूसरी जगहों से टूट न जाए, इसलिए गांव वाले एक बार खुद बांस की लकड़ी की मदद से चेचरी पुल बनाने में जुट गए हैं। बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के बाद रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां डिब्रूगढ़ की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर तक चली गई है। यहाँ भी बाढ़ लोगों के लिए नई नहीं है, इसलिए बाढ़ से बचने के लिए थर्मोकोल की नाव निकाल ली गई है। मानसून में एक तरफ कुदरत का कहर है तो दूसरी तरफ सरकारें भी आधी अधूरी तैयारियों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे बिहार में इस जगह पर पक्का पुल बन जाता तो गांव वालों को हर साल इस तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अफगानिस्तान में हर पल एक डर का माहौल है। कब कोई धमाका हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये तस्वीरें ISIS-K पर अमेरिका के हमले की हैं। कल काबुल में जोरदार धमाका सुनाई दिया, एक रिहायशी इलाके से धुआं उठता दिखा। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कोई इसे ISIS-K का हमला बता रहा था तो कई लोग कंफ्यूज थे।
आखिरकार अमेरिका ने साफ किया कि ये एक ड्रोन हमला था जो ISIS-K के आतंकियों को निशाना बनाकर किया गया था। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने आज काबुल में एक कार को निशाना बनाया, जिससे हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ISIS-K का खतरा खत्म हुआ। हमें विश्वास है कि हमने टारगेट को हिट किया। हम नागरिकों के हताहत होने की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। हालांकि इस समय हमारे पास कोई संकेत नहीं है। और अब बुलेटिन में वक्त हो गया है उन खबरों का जो आपके काम की हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों को डिप्रेशन की दवा में उम्मीद की किरण दिखी है, जो कोरोना वायरस से मुकाबले में काम आ सकती है। अमेरिका, कनाडा और ब्राजील के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि डिप्रेशन की दवा फ्लुक्सोमाइन कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है। रिसर्च में 1472 मरीजों को शामिल किया गया था। फ्लोक्सामिन एक एंटी डिप्रेसेंट है जिसके इनिशियल रिजल्ट्स जो अभी तक पब्लिश हुए हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। उसमें ये देखा गया है कि अगर 2 ग्रुप हैं सेम नंबर ऑफ पेशेंट के, तो जिसमें फ्लोक्सामिन दी गई है उनमें रेट ऑफ एडमिशन ऑलमोस्ट 0 थी एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप जिसमें करीब 12% के आसपास पेशेंट का एडमिशन हुआ। कोविड पॉजिटिव होने के बाद कुछ दिन के अंदर फ्लोक्सामाइन दिए गए मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 31% कम दिखने को मिली। जो मरीज फ्लुओक्सामिन या फ्लुओक्सामिन जैसी अन्य दवाइयों पर थे, उनमें कोरोना की जो मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी आई, यानी कि जो तीव्रता आई इलनेस की, बीमारी की, या जिन लोगों में मौतें हुई वो रिलेटिवली कम हुई। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर हर रोज कोरोना से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये रिसर्च काफी मददगार साबित हो सकती है। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने नाइट कर्फ्यू को बुलावा दे दिया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोरोना के बढ़ते केस के बाद राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वहीं केरल में बड़ी संख्या में केस दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,836 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोरोना के मामलों के बढ़ने के पीछे लॉकडाउन में दी गई छूट को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी सरकार भी नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्त है, लेकिन आज जन्माष्टमी को लेकर नाइट कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में विशेष छूट दी है। प्रदेश में आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू फिर से जारी हो जाएगा। अगर आपको आज बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाना है तो पहले ये चेक कर लें आपके राज्य में बैंक खुला है कि नहीं, क्योंकि आज देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। जन्माष्टमी के कारण आज देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं, जिस चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, रांची, शिलोंग, शिमला और गैंगटॉक जैसे बड़े शहर शामिल हैं, जबकि कल केवल हैदराबाद के बैंक जन्माष्टमी के कारण बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग राज्यों में वहां के स्थानीय त्योहारों की वजह से अलग अलग जोन के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है। आरबीआई ने अगस्त 2021 के महीने के लिए बैंक छुट्टियों की जो सूची जारी की थी, उसके मुताबिक इस महीने 15 दिन बैंकों की छुट्टी थी। इंजीनियरिंग के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। गेट 2022 एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट get.iitkgp.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2021 तय की गई है। लेट फीस के साथ 1 अक्टूबर 2021 तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। इस तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक हटा दिया जाएगा। गेट 2022 परीक्षा का आयोजन 5 फरवरी, 6 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी 2022 को किया जाएगा। हालांकि आईआईटी खड़गपुर ने कहा है कि कोविड-19 के हालात के मद्देनजर इसमें बदलाव संभव है। राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए राजस्थान सरकार की मंजूरी के बाद अब कोटा में कोचिंग संस्थानों को भी 1 सितंबर से फिर से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि छात्रों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। कोचिंग सेंटर्स का कहना है कि हॉस्टल और मेस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को रजिस्टर से बदल दिया जाएगा, जिसमें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी वाले छात्रों को वर्गीकृत करने के लिए एक कॉलम होगा।
उन्हें नियमित मेडिकल देखभाल की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा उनकी लगातार निगरानी भी की जाएगी। शहर के ज्यादातर हॉस्टल को सैनिटाइज कर दिया गया है और मेस में छात्रों की संख्या भी 50% तक कम कर दी गई है। इतना ही नहीं, हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक अलग कमरे को आइसोलेशन रूम के रूप में तैयार किया गया है। देश भर से लगभग 1,75,000 छात्र हर साल अलग अलग इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा आते हैं। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। टोक्यो ओलंपिक से एक अच्छी खबर मिल रही है। अच्छी शुरुआत हुई आज के दिन की। विमेंस शूटिंग के फाइनल में अवनी लेखरा पहुंच गई। अब से थोड़ी देर में अवनी खेलेंगी फाइनल मुकाबला 10 मीटर और राइफल में अवनी ने मुकाबला जीता है। इस वक्त की बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर राजीव, देखिए जिस तरह से विमेन शूटिंग का ये मुकाबला चल रहा है, अब से थोड़ी देर में अवनी जो है वो फाइनल खेलेंगी। एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और उनसे अपेक्षा है कि गोल्ड आए। इससे पहले भावना पटेल सिल्वर लेकर आ गए हैं, निषाद कुमार सिल्वर लेकर आ गए हैं। अभी विनोद कुमार का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा होल्ड किया गया है, लेकिन इंतजार है। और एक अच्छी खबर मिल रही है कि फाइनल में पहुंच गए हैं अवनी लेखरा और उनसे उम्मीद सोने की। बिल्कुल, विमेन शूटिंग के फाइनल में पहुंची हैं अवनी लेखरा। अब से थोड़ी देर में अवनी फाइनल मुकाबला खेलेंगी। 10 मीटर राइफल में फाइनल में पहुंची हैं। अगर डिस्कस थ्रो की बात की जाए तो उसमें योगेश फाइनल में पहुंचे हैं। तो देखिए पैरा ओलंपिक में आज के मुकाबले आपको बता रहे हैं सुबह 7:15 पर दीपिका सैनी जो है वो प्रतियोगिता में शामिल होंगी। अलग अलग टाइम है अलग अलग गेम्स के। और आज का दिन, आज का स्केड्यूल की अगर बात की जाए राजीव, तो 7:15 का समय बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये टाइमिंग है, ये स्केड्यूल है आपके सामने और इनसे जुड़ा हुआ एक एक अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको लगातार मिलता रहेगा। पैरा ओलंपिक से जुड़े हुए एक एक जानकारी और एक एक मिलते हुए मेडल के साथ भारत में भी खुशियां मनाई जा रहे हैं। लोग झूम रहे हैं, परिवार वाले झूम रहे हैं, उम्मीदें बहुत है राजीव। बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और आज के दिन जिनसे उम्मीदें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि किस किस का मुकाबला है आज। देखिए राजीव, जो हम देख पा रहे हैं कि 7:30 बजे अवनी का मैच है और अवनी से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और क्योंकि विमेन शूटिंग के फाइनल में पहुंची है और जोश उमंग के साथ जो महिलाएं आज स्पोर्ट्स के फील्ड में दमखम दिखा रही हैं, उसकी तारीफ सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हो रही है। और एक नई शुरुआत, इसे कहा जाए दिन की नई शुरुआत टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की अच्छी खबर के साथ। तो ये बड़ी अच्छी खबर मिली है। और 7:30 बजे का जो वक्त है, आपसे करीब 15 मिनट के बाद दरअसल 3-4 मुकाबले होने वाले हैं, इसलिए बहुत अहम है। और इन जितने भी मुकाबले आज होने वाले 3-4 मुकाबले, इन मुकाबलों में पदक के लिए रेस है, जबरदस्त टक्कर। और करिश्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। करिश्मा, 7:30 बजे के बाद कुल कितने मुकाबले खेले जाने हैं और उम्मीद क्या करें, कितने पदक आज भारत को मिलेंगे? जो है वो जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेने वाले हैं, उनसे तीसरे गोल्ड मेडल की उम्मीद उनको खुद को भी है और पूरे देश को भी है। योगेश कतूनिया ने अपने 6 के 6 अटेम्प्ट पूरे कर लिए हैं। हम अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लग रहा है कि वो इंडिया का चौथा मेडल जो है वो ला देंगे आज, तीसरा मेडल एक्चुअली, क्योंकि विनोद कुमार का जो कल ब्रॉन्ज आया था वो अभी भी अंडर रिव्यू है, तो उसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। उसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर, अजीत सिंह, ये सब भी जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेने वाले हैं। अवनी लखेरा ने शूटिंग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो वो फाइनल भी अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। तो आज बहुत बहुत बड़ा दिन लग रहा है, हो सकता है पैरालंपिक्स के लिए। रियो में हमारे कुल 4 मेडल आए थे, इस बार लग रहा है हम वो टैली पार कर जाएंगे और ये भारत के लिए अब तक के सबसे अच्छे पैरालंपिक्स होने की उम्मीद हमें लग रही है। बिल्कुल करिश्मा, साफ तौर पर देखा जाए तो इसे कहा जा सकता है कि अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतरीन रहा है और दिन की शुरुआत भी टोक्यो पैरालंपिक की अच्छी खबर के साथ हुई है। अब से थोड़ी 15 मिनट में अवनी का मैच है, क्या तैयारी है, क्या देखने को मिल रहा है फील्ड पर? जी बिल्कुल, अवनी ने अभी क्वालिफाई किया है, अब से थोड़ी देर में वो फाइनल खेलेंगी। काफी यंग है अवनी लखेरा और बहुत कॉन्फिडेंस है उनमें और उनसे भी अब यही उम्मीद की जाएगी कि उन्होंने पहली सीढ़ी है जो पार कर दी है क्वालिफाई करने की, अब वो दूसरी सीढ़ी मेडल लाने की भी पार करें, तो कहीं ना कहीं उनसे यही उम्मीद की जाएगी। लेकिन उनके लिए फाइनल में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मेडल प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो अवनी को उसमें लो रखा गया था, तो उसके बावजूद
क्वालिफाई जी, करना और करिश्मा। अपने आप को इस मेडल की चांस में रखना भी एक बहुत करिश्मा, बड़ी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। करिश्मा, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अवनी लखेड़ा से बहुत सी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में मैच की शुरुआत होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है ड्रोन अटैक के बाद। अफगान अधिकारी का दावा है ड्रोन अटैक में 3 बच्चों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान, कल देर शाम काबुल में ड्रोन अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, और इसमें 3 बच्चों की मौत हुई। ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा कर रहा है अफगानिस्तान। ये दावा किया जा रहा है कि 3 बच्चों की इसमें मौत हुई। बिल्कुल, कल देर शाम काबुल में ड्रोन अटैक हुआ था। अमेरिका ने कल काबुल में ड्रोन से अटैक किया था। आईसिस के आतंकी पर हमले का अमेरिका की तरफ से दावा भी किया गया था। साथ ही आईसिस के की विस्फोटक लदी कार पर यूएस का अटैक। राजीव, और यूएस की तरफ से उसके बाद बयान भी आया कि हमने आईएस के विस्फोटक लदी एक कार पर यह हमला किया, यह अटैक किया, और हमें उम्मीद है कि हमारा निशाना सटीक था। और अमेरिका ने कहा था कि हम आकलन करें कि नुकसान कितना हुआ। इस बीच में अफगानिस्तान कह रहा है कि 3 बच्चों की भी मौत हुई है। वहीं आगे बढ़ते हैं। पटना से जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है ही नहीं, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं। केसी त्यागी के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार में जो योग्यताएं हैं वो बताती हैं कि उनमें देश का प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद, और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने पास किया। तो वी मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड। हम नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन वो सारी योग्यता रखते हैं जो किसी प्रधानमंत्री पद के लिए मटेरियल में बताया गया है, लेकिन पीएम ये मटेरियल बताया गया। अरे नहीं, उस सब फालतू सब किसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए, उस सब का कोई मतलब नहीं। कोई मेरी इच्छा है या कुछ है, सब फालतू योग्यता आप में है कहा जा रहा है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, जिस तरह से नीतीश का नाम सामने आ रहा है और कहा है कि मैं पीएम पद की दौड़ में नहीं हूं, न मुझे तो ना तो इच्छा है ना ही अपेक्षा है, लेकिन ऐसे कई बयान नीतीश कुमार के पहले आ चुके हैं और उनका रुख भी कई बार इस तरह आ चुका है कि प्रधानमंत्री की रेस में और इस दौड़ में वो खुद को वहां देखते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, ये चर्चाएं हो चुकी है और पार्टी के कई नेता खुलकर ये बात कह चुके हैं। लेकिन कल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी जेडीयू की, इस बैठक के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण है। इसकी क्या जरूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो ना तो चुनाव होना है और इस तरह की कोई दावेदारी भी अभी कहीं से नहीं आ रही है। तो ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराना, ये कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि जेडीयू के तरफ से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक फिजाओं में फैलाने की कोशिश है। क्योंकि आप देखिए, अगर जो लोकसभा चुनाव 2024 में होगा तो उसके लिए अभी से माहौल बनना शुरू हुआ है, जो थर्ड फ्रंट की और इसी कड़ी में फिर साकेत ये बयानबाजी और ये बयान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि ना तो मुझे इच्छा है ना अपेक्षा है, लेकिन जो उनके साथी हैं या जेडीयू का हिस्सा है वो कह रहे हैं कि उनमें सारी काबिलियत, वो हुनर और वो पोटेंशियल है। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले देश भर में भव्य तैयारियां की गई हैं। मथुरा में विशेष तैयारी की गई है। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। आज जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी भी मथुरा पहुंचने वाले हैं और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जबकि इस्कॉन मंदिर को भी इस मौके पर भव्य तरीके से सजाया गया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आज राजीव जन्माष्टमी है। मथुरा में भव्य तैयारी की गई है और जब भी कृष्ण की भूमि की बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ ध्यान मथुरा पे जाता है। बिल्कुल, और वहां पर स्वागत की तैयारी भी है मुख्यमंत्री के। लेकिन इस बीच में ट्वीट किए गए
वो हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके सभी को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख लीजिए और तैयारियों को देख लीजिए। और इसी बीच यहाँ पर तमाम देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं टाइम्स ऑफ नव भारत पर। खबरें लगातार जारी हैं। के सुल्तानपुर से खबर आ रही है, जहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीट रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि युवक पर बकरी चोरी का आरोप था और उसके बाद उसके साथ ये सलूक किया गया। और इस बात से कुछ लोग नाराज भी थे। युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। आप बर्बरता, क्रूरता और मानवता को मरते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं कि माना कि उस पर चोरी का इल्जाम था, उसने चोरी की भी हो तो इस मामले में सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। पुलिस इसमें एक्शन ले सकती है। आम लोग ऐसे पेड़ से बांधकर उस शख्स को इतना पीट रहे हैं, उसकी जान भी जा सकती है। हमने मध्य प्रदेश में देखा क्या क्या हुआ है। बकरी चोरी के आरोप में इसको बांधा गया और उसके बाद इतना पीटा गया है कि बेहाल हो गया। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो पिटाई का वीडियो है, ये वायरल हुआ है। कैसे पेड़ से बांधकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जाती है, कानून को अपने हाथ में लिया जाता है। यहाँ पर ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है और सवाल कई सारे यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो रहे हैं। और अब बात उस भीड़ तंत्र की जिस पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी महाभारत हो रही है। एक मुस्लिम कबाड़ी वाले को कुछ युवक ने जबरन जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया, वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल भी किया है। इंदौर, देवास के बाद उज्जैन का ये वीडियो सनसनी फैला देने वाला है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, आरोपी दबोच लिए गए हैं। हालांकि इस पर सियासत का खेल बचा हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर उलझ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाए नाकामी छिपाने के लिए सरकार समाज को बांट रही है। बीजेपी ने फिर पलटवार किया। लेकिन इस रस्साकशी में एक बड़ा सवाल कहीं खोता दिख रहा है कि आखिर समाज में कौन नफरत फैलाने की साजिश को रच रहा है। राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में बोल दे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सरकारी तंत्र जश्न में डूबा है, तब मध्य प्रदेश का एक वायरल वीडियो आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का माखौल उड़ाता हुआ सवालों में घिर गया। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। घटना उज्जैन की, जहां कबाड़ खरीदने वाले अब्दुल राशिद नाम के शख्स से जबरन जय श्री राम का घोष करवाया गया। जय श्री राम। मेरी बात सुन। जय श्री राम। मेरी बात सुन। जय श्री राम बोल। वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। वीडियो में 2 युवक दिख रहे हैं। इन दोनों ने एक शख्स को पकड़ लिया। वीडियो में युवक कबाड़ी का सामान फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहे हैं गांव में कैसे दाखिल हुआ। अब दाखिल हुआ है तो जय श्री राम का घोष करना होगा। एक लड़का धमकी दे रहा है, दूसरा समझा रहा है कि नारा लगा दो, अगर लगा दोगे तो आजादी मिल जाएगी। हमारे गांव में किसको इजाजत नहीं, तूने गांव में कुछ नहीं की। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। पीड़ित शख्स पहले आनाकानी करता रहा, समझाता रहा, लेकिन जब सामने वाले नहीं माने तो मन मारकर जय श्री राम का घोष कर ही देता है। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाले इस देश की तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं। संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन फिर कुछ लोग क्यों दूसरे के अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हैं? समाज के खूबसूरत ताने बाने को बदसूरत क्यों बना देते हैं? इस घटना के बाद सियासी सरगर्मी होनी थी, हुई भी। कांग्रेस ने मुद्दे को हाथों हाथ लपका। शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। गंगा जमनी संस्कृति है, उसे बिगाड़ने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी खास एजेंडे पे को लेकर सब काम किया जा रहा है और भाजपा और उसके सहयोगी संगठन लगातार ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हीं के संरक्षण में ये सब घटनाएं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा, मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और अब उज्जैन के महिदपुर की घटना। ये कौन लोग हैं जो निरंतर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं?
हमारी गंगा जमुनी भाईचारे की संस्कृति को कुछ लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी खास एजेंडे के तहत ये सब किया जा रहा है। सरकार मूक दर्शक बन सब देख रही है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल, कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। शिवराज सरकार के मंत्री ने उल्टे कांग्रेस पर ही सवाल उठाए। पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है, पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर ये भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस की ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने की है, परंतु जांच का ये भी विषय है कि ऐसी घटनाएं कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। ऐसा क्यों वीडियो बन जाता है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक इतनी कुंठित मानसिकता के हो गए कि अपराधियों की भाषा बोल रहे हैं। आज विश्वास सारंग जी ने जिस तरीके का बयान दिया, इनकी मानसिकता किस निचले स्तर पे चली गई है उसका एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है, हठधर्मिता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का सरकार का प्रयास है। मैं मानता हूं सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और संविधान की मान्यताओं को जीना चाहिए, नहीं तो देश संकट में। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी कानून का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है कि आखिर क्यों समाज में नफरत बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं? कौन है इसके पीछे? क्या इस समाज को बांटने की सुनियोजित साजिश है? क्योंकि 10 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश से ऐसा तीसरा वीडियो सामने आया है। गोविंद सिंह गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।